अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दो दूसरे दिन का खेल, दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। साउथ अफ्रीका 185 रन, 4 खिलाड़ी आउट हैं। आज जब खेल स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने एक अच्छा जनाब स्टार्ट किया था, लेकिन जब पाकिस्तान का स्कोर 316 हुआ तो वहां सलेमान अली आगा आउट हो गए। और जैसे ही सलेमान अली आगा आउट हुए तो पूरी टीम की लाइन लग गई और 333 पे पूरी टीम आउट हो गई। जब सलेमान अली आगा और सऊद शकील खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आज 350 से ऊपर स्कोर करेगा, 350 और 450 के दरमियान स्कोर कर लेगा। बड़ी अच्छी इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान पार्टनरशिप जारी थी, लेकिन महराज ने इसको आउट किया। जैसे ही ये आउट हुआ है सलेमान अली आगा 45 रन के ऊपर, तो बाकी जो ना हमारे नीचे वाले खिलाड़ी थे, लोअर ऑर्डर था, वो बिल्कुल फेल हो गया। और ये उसी तरह हुआ है जिस तरह ना लाहौर टेस्ट में पहली इनिंग्स में फेल हुआ, फिर दूसरी इनिंग्स में फेल हुआ, और अब पिंडी टेस्ट की ना पहली इनिंग्स में ये फेल हुआ है। और इसमें खिलाड़ी कौन कौन से थे? नुमान अली है, साजिद खान है, शाहीन आफरीदी है। यानी ये तीन खिलाड़ी तो मैन है ना, ये तो बैटिंग कर सकते हैं। नुमान अली भी बैटिंग कर सकता है, वो तो हर नॉट आउट रहा आज 6 रन बनाकर, लेकिन उसके साथ सऊद शकील भी था। सऊद शकील, फिर ना साजिद खान, और फिर ना शाहीन आफरीदी। यानी शाहीन आफरीदी बगैर कोई रन बनाए आउट हुआ है। और 333 वो इनिंग्स जो हमें लग रही थी कि पाकिस्तान 350 450 स्कोर करेगा, वहां पे 333 पे साउथ अफ्रीका ने इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया। आज की मैच की खास बात जो थी वो महराज की थी। महराज ने 7 खिलाड़ियों को इस इनिंग्स में, पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों को आउट किया और सिर्फ 102 रन दिए है उसने। और महराज को कोई भी खिलाड़ी जो है, कोई भी बैट्समैन जो है, तो वो खुल के नहीं खेल सका। इसने बाबर आजम को भी आउट किया हुआ है, इसने सलेमान अली आगा को भी आउट किया है। तो जो मेन बैट्समैन थे उनको भी आउट किया। तो पाकिस्तान के 333 रन के जवाब में उनकी पहली विकेट तो जल्द गिर गई थी, 22 के ऊपर विकेल्टन आउट हो गए थे। फिर दूसरी विकेट जो मार्करम की आउट हुई है वो 54 के ऊपर ना दूसरी विकेट गिरी। लेकिन दूसरी विकेट के बाद जो है, जो स्टूप्स और जोरजी के दरमियान जो पार्टनरशिप रही, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। और उससे ये लग रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर साउथ अफ्रीका हावी होने जा रहा है और पाकिस्तान को ये डोमिनेट कर देगा और एक लीड लेके पाकिस्तान को दबाव का शिकार कर देगा। लेकिन उधर आसिफ आफरीदी ने जोरजी को आउट किया और साथ ही ना उन्होंने दूसरे खिलाड़ी को आउट करके तो खेल में पाकिस्तान को एक दफा फिर वापस ले आया। ब्रेव्स जो उनका अच्छा खिलाड़ी है, ब्रेव्स, वो 0 पर आउट हुए और 171 पर उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। अब जब स्कोर एंड हुआ तो दूसरे दिन का खेल इख्तिताम हुआ तो वो 185 पर 4 खिलाड़ी आउट है। उसमें स्टूप्स जो है तो वो 68 के ऊपर खेल रहा है। अब यहां पे जो है सिचुएशन, पाकिस्तान की लीड जो है तो 148 की है। अगर साउथ अफ्रीका कल तीसरे दिन 41-48 की लीड को क्रॉस करके 50 की भी लीड ले गया तो फिर पाकिस्तान दबाव का शिकार हो जाएगा। पाकिस्तान के अब बॉलर्स के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान, उनको एटलीस्ट 75 रन की लीड कम से कम पाकिस्तान की होनी चाहिए। इसके अंदर अंदर ही ना उनको ना, यानी उनको 60 और 70 के दरमियान ना उनको आउट करना होगा। रिमेनिंग जो 6 खिलाड़ी हैं इनको 60 और 70 रन के अंदर अंदर ही ना, एटलीस्ट पाकिस्तान की 60-70 रन की लीड होनी चाहिए या 80 रन की लीड हो। तो जितनी पाकिस्तान की लीड होगी पाकिस्तान को उतना फायदा होगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका लीड ले गया इस सिचुएशन में, यहां कोई पता नहीं है ना, क्योंकि दूसरे दिन का खेल जो था तो इसमें विकेट कोई इतनी ना खतरनाक नहीं हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खतरनाक होती जाएगी और फिर पाकिस्तान की जो दूसरी इनिंग्स है उसमें मुश्किल पैदा होगी। तो पाकिस्तान को जो है कि शुरू के पहले घंटे में ही विकेटें लेनी होंगी
और उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, कम से कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करना होगा। अगर वो लीड एटलीस्ट लीड खत्म करके तो वो 20 रन की भी लीड लेते हैं तो फिर भी पाकिस्तान के लिए सेकेंड इनिंग्स मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अभी जो है तो खेल बिल्कुल ओपन है और 50-50 चांस है। पाकिस्तान को जो एक चांस टॉस के हवाले से मिला था उससे वो बेनिफिट खातिर खा नहीं उठा सका और 333 पे साउथ अफ्रीका ने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जो है तो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं इनको जो है तो अब अपना किरदार अदा करना होगा और उनको जल्द से जल्द आउट करना होगा, और स्पेशली स्टुप्स को जो है जो इस वक्त 68 के ऊपर खेल रहा है। तो अगर पाकिस्तान ये अब उनसे लीड 60-70 रन की ले गया तो फिर पाकिस्तान को एज होगा, और पाकिस्तान अगर दूसरी इनिंग्स में फिर 200 रन भी बना लेता है तो पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर वो लीड ले गए तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं। तो ये पाकिस्तान को कल सोचना होगा कि हमने साउथ अफ्रीका को जल्द से जल्द आउट करना होगा। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान की इस मैच के साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई है, रात को डेवलपमेंट हुई थी लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं कर सका। तो वो शाहीन आफरीदी को जो है तो वनडे का कैप्टन यानी पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने नाम अनाउंस कर दिया है और उस रिजवान की जगह पे शाहीन आफरीदी को कैप्टन लगाया। अब आया देखना है कि कैप्टन जो है शाहीन आफरीदी, कैप्टन तो उसको लगाया जाता है जो एवरी टाइम जो है तो अवेलेबल हो। अब ये फास्ट बॉलर एक ही परफॉर्म कर रहा है इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में। पाकिस्तान का सिर्फ अगर फास्ट बॉलर को परफॉर्म कर रहा है तो वो शाहीन आफरीदी है, और शाहीन आफरीदी के लिए भी पॉपुलर है कि अगर इसको एक आध छक्का लग जाए तो ये लाइन और लेंथ बोल जाते हैं। अब इसको जनाब रेस्ट की भी जरूरत होती है, यानी इसको अगर आपने रखना था तो फिर T20 का कैप्टन रख लेते। T20 में इसको पहले रखा था फिर हटाया क्यों था? अगर इसको ना एक टीम देखिए, शाहीन आफरीदी जो है तो ये हमारा मैन बॉलर है, फास्ट बॉलर है, ये हर वनडे नहीं खेल सकता, तो इसको रेस्ट भी देनी होती है, इसकी जरूरत है रेस्ट। मैं इसकी कैप्टनी के अगेंस्ट नहीं हो जाऊं, कैप्टन पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी हो, सिर्फ टीम डिलीवर करे। लेकिन अगर ये फास्ट बॉलर है बुमराह, आप देखें ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जब रोहित शर्मा नहीं गए थे तो पहले टेस्ट की कप्तानी बुमराह ने की थी और बुमराह ने वो टेस्ट जीता भी था। तो फिर बुमराह को ही कैप्टन लगा देते, शुभमन गिल को क्यों लगाया गया है? वो इसलिए कि बुमराह को रेस्ट भी दी जाती है। अब आपने ना एक ही मैन बॉलर था और उसको कोई रेस्ट नहीं और उसको वनडे का कैप्टन बना दिया। और रिजवान, यानी रिजवान ने जिसने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, जिसने साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, और उसको किस प्ली के ऊपर हटाया गया कि जिस चैंपियन ट्रॉफी में उसने परफॉर्म नहीं किया। अब चैंपियन ट्रॉफी में अगर आपको खिलाड़ी ना दिए जाएं, आपको इख्तियारात ही ना दिए जाएं, तो फिर आप वो क्या परफॉर्म करेगा? यानी रिजवान को एक स्पेशलिस्ट बॉलर यानी स्पिन बॉलर और एक स्पेशलिस्ट ओपनर इन्हें दिया गया और फिर इन्हें कहा गया कि जाओ जाके तो परफॉर्म करो। तो ऐसे तो नहीं परफॉर्म किया जाता। उसमें जो कैप्टन है, कैप्टन के साथ कोचिंग स्टाफ है, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, ये सारा तावन करती है और तावन करके उसकी राय लेती है और राय के ऊपर जो खिलाड़ी ना अच्छा परफॉर्म जो उसको चाहिए होता है, क्योंकि उससे ना हमने रिजल्ट भी लेना होता है, जो उसको चाहिए होता है वो उसको दिया जाता है। लेकिन रिजवान को चैंपियन ट्रॉफी में कौन सा खिलाड़ी दिया गया है? ओपनर एक दिया गया, यानी दूसरा ओपनर ही नहीं दिया गया। और फिर उसको स्पेशलिस्ट स्पिनर एक दिया गया ना, दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर ही नहीं दिया गया। वेयर एज के दूसरी टीमें जो थी वो उन्होंने 3-3 4-4 स्पिनर्स रखे हुए थे। तो एक डिमांड ही पिच की ये है कि वहां पे स्पिनर ना चाहिए, तो आप एक स्पिनर दे के उसको, तो आप कहें जी इससे रिजल्ट मिलना चाहिए, फिर आपके पास ओपनर ही नहीं है, तो आप कहेंगे रिजल्ट तो ऐसे तो रिजवान नहीं ना दे सकता। तो मैं समझता हूं कि रिजवान को अब आप देखें कि आगा ने क्या किया है, एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस दिया है आगा ने यहां पे क्या परफॉर्मेंस दी है, यानी बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस दिया है उसकी।
न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो आगा की अपनी ना, अगर हाँ मैं समझता हूं कि आगा को आप वनडे का कैप्टन लगा देते तो वो ठीक था। T20 का शाहीन अफरीदी को तो फिर भी कहा जा सकता था कि वो छोटा एक फॉर्मेट है और उसमें 4 ओवर ही होते हैं तो ठीक है, तो फिर भी कोई समझ में आती थी। अब एक ही बॉलर है और उसको पूरा इतना बोझ दिया दिया आज। अगर ये अनफिट हुआ था, हमारे पास बॉलर मुतबादिल ही कोई नहीं है। तो ये सूरत हाल है। मैं समझता हूं कि ये यानी रिजवान के साथ भी ज्यादती है और शाहीन आफरीदी के साथ भी ज्यादती है। शाहीन आफरीदी अगर ना इसके साथ T20 का आपने पहले कैप्टन बनाया था और फिर वापस 4-5 ही मैच उसने खेले थे और उसको फिर वापस हटा दिया गया था, भाई किस प्ली के ऊपर उसको हटाया गया है। और अब इसका मतलब है कि वहां पे नाकाम था, अब उसको वनडे का कैप्टन बना दिया। यहां पे क्या ना गारंटी है कि वो नाकामयाब होगा, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ भी डाल दिया है। और फिर इस वक्त इस टाइम के ऊपर टाइमिंग देखें आप कि दूसरा टेस्ट चल रहा है, वनडे जो है तो T20 के बाद सीरीज होनी है, तो उसके यदि इस टेस्ट की तो वेट कर लेते, उसके बाद आप अनाउंस कर लेते, कौन सी जल्दी है। लेकिन वो भी ना आपने ना वेट नहीं किया और रात को 10 बजे ना अनाउंस कर दिया कि जनाब रिजवान की जगह पे शाहीन आफरीदी है। तो ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये पाकिस्तानियों की क्रिकेट है। ये टीम जो है तो ये फर्द वाहिद की नहीं है ये टीम, या ये सिलेक्शन कमेटी को पाकिस्तान के जज्बात के साथ, ये 25 करोड़ अवाम के जज्बात इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। यहां से कोई भी खिलाड़ी आप रखते हैं, ये शाहीन आफरीदी ही रखा है, लेकिन इसको फिर इसको इख्तियारात भी देने हैं और इसको इख्तियारात देके 2027 का वर्ल्ड कप भी इसी के क्यादत में जाए। अब ये नहीं है कि ये सीरीज खेले और नेक्स्ट में इसको फिर चेंज कर दिया जाए ना, बगैर किसी वजह के। तो पाकिस्तान के ये जो थिंक टैंक है पीसीबी के, इनको कॉन्फिडेंस देना होगा हमारी टीम को और कैप्टन के साथ तावन करना होगा, उसको भी अख्तियारात देने होंगे, उसको भी टीम उसकी मर्जी मुशावरत उस पर शामिल हो, तो फिर ही कामयाबी है। लेकिन अगर आप एक हफ्ते के बाद या एक सीरीज के बाद आप कैप्टन चेंज करते जाएंगे तो ये टीम का कोई बहुत बड़ा ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ, ये गिरता जाएगा और रिजल्ट ऐसे आ जाएगा जिस तरह हॉकी का अभी नाम ही कोई नहीं ले रहा। तो उम्मीद है कि जनाब हमारे थिंक टैंक इसके ऊपर भी देखेंगे, सोचेंगे। ये जल्दबाजी में जो भी फैसला हो गया है, लेकिन ये अब शाहीन आफरीदी को कॉन्फिडेंस भी देंगे, उसको इख्तियारात भी देंगे और उस टीम की जो भी कोई सिलेक्शन होगी उसमें मुशावरत भी उसकी शामिल होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।